दोस्तों, आज की कहानी है। आज का समाज पढ़ा लिखा समझदार तो है, लेकिन उसकी सोच पुरानी ही है। विधवा स्त्री को कोई अधिकार नहीं देता। पति की मृत्यु को अभी 3 महीने ही हुए हैं। इन 3 महीनों में मैंने स्वयं को संभाला। उसी हिम्मत और जोश के साथ फिर उठ खड़ी हुई, क्योंकि मैं अपने घर में अकेली हूँ और जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए मुझे घर से बाहर निकलना ही था। जो काम अभी तक पति के नाम से हो रहे थे, वहाँ उनका नाम हटवाकर अपना नाम कराना था। कभी अकाउंट खुलाने के लिए बैंक भागती, कभी एफिडेविट बनवाने के लिए कचहरी, कभी गैस कनेक्शन पर नाम बदलवाने, राशन कार्ड पर भी अपना नाम अंकित कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाती। मुझे जल्दी ना थी, लेकिन जब बिना नाम बदलवाए राशन और गैस मिलनी बंद हो गई तो दौड़ लगानी ही पड़ी। सभी जानते हैं कि एक बार जाने से काम नहीं होता। चक्कर लगाने के साथ साथ बेचारी का ढप्पा और लग जाता है। किसी रिश्तेदार या परिचित ने यह नहीं कहा कि आप घर बैठो, यह काम हम करा देंगे। वैसे भी मैं शुरू से स्वाभिमानी रही हूँ और अपना काम खुद करना चाहती हूँ। मेरा उसूल है, जब तक विशेष आवश्यकता ना पड़े, किसी को तकलीफ मत दो। तभी मेरे जेहन में एक सवाल उभरा, गैस कनेक्शन और राशन कार्ड दोनों ही सरकारी हैं। फिर सरकार दोनों नंबर पति पत्नी दोनों के नाम से क्यों नहीं देती? खैर, पति की बीमारी के दौरान जब मैं उन्हें लेकर शहर शहर डॉक्टरों को दिखाती घूम रही थी, रात दिन उनकी सेवा टहल में लगी रहती थी। लोग मेरे साहस की प्रशंसा कर मेरा मनोबल बढ़ाते थे। मुझे लगता मेरे अपने मेरे करीब है, समय समय पर हालचाल पूछने आते रहते या मोबाइल से संपर्क बनाए रखते। सांत्वना भी देते कि पैसे की कमी हो तो बताना, कोई परेशानी हो तो कहना। हम आधी रात को भी तैयार। मुझे अपने रिश्तेदारों पर गर्व होता, क्योंकि वे सब मेरे दुख में मेरे साथ खड़े थे। अफसोस यह कि पति की मृत्यु के बाद पूरा ही परिदृष्टि बदल गई। पहले तो लोगों ने यह जानने की कोशिश की कि वह क्या क्या छोड़ गए हैं। कुछ ने फुसफुसा कर चिताया कि संभल संभल कर चलना, यह कांटों भरी डगर है, सब कुछ अपने बेटे को मत सौंप देना, वरना तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। आजकल वृद्धावस्था में पुत्रों का सहारा नहीं मिलता। मैं मौन सबकी सुनती रहती। मुझे क्या फैसला लेना है, यह मेरा निजी मामला है। मुझे कोई जल्दी नहीं थी। मैं अपनी सोच को दुरुस्त करना चाहती थी। सबने सोचा पति के जाने के बाद मैं खाली हो गई हूँ। मेरे पास कोई काम नहीं है, क्योंकि उनकी सेवा टहल और डॉक्टरों के यहाँ आने जाने का काम निपट गया था। लेकिन मेरे पास ढेरों काम बाहर के बढ़ गए थे, जो कभी मेरे पति ही करते रहे थे। लोग मुझसे सवाल करते, सारा दिन क्या करती रहती हो? आजकल तो खूब आराम रहता होगा। यह सुनकर मैं तिलमिला उठती और उल्टा ही उत्तर देती, मैं खाली नहीं हूँ। पहले भी व्यस्त थी, अब भी हूँ। लोग किसी ना किसी बहाने आकर देखना चाहते थे। मैं उन्हें नम्रता से टरका देती और कह देती कि आज फला काम के लिए फला जगह जाना है। वे हमदर्दी जताकर अपना महत्व प्रदर्शित करते। मैं समझ रही थी कि जीवन का यह रूप भी इतना आसान नहीं है। औरत को जाने कितने रूपों में अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। एक परिवर्तन और भी मैंने महसूस किया। जो पड़ोसने पहले मुझसे बोलने के लिए ललायत रहती थी, अब वह मुझे अनदेखा कर निकल जाती, सड़क के दूसरी ओर मुंह घुमाकर चलती। एकाध बार मैंने बात करने की कोशिश भी की तो सुनकर अनसुना कर दिया।
अक्सर शाम को पहले भी और अब भी बाहर लॉन में निकल आती और गेट खोलकर खड़ी हो जाती। शाम की ताजी हवा के साथ साथ पड़ोस के मंदिर से लौटती महिलाओं से थोड़ी गपशप हो जाती। पति के जाने के बाद वह मेरी छाया से भी बचने लगी। मेरा वैधव्य अपशगुनी हो गया। हाई ब्लड प्रेशर की पेशेंट मैं पहले से ही थी, अब और भी बढ़ गया। डॉक्टर ने सलाह दी कि सुबह शाम ताजी हवा में टहलने पार्क जाया करो। 2 से 4 परिचित लोगों में बैठोगी उठोगी तो मन बहलेगा, स्वयं को ठीक भी लगेगा। मैंने डॉक्टर की बात पर अमल करते हुए पार्क में टहलने जाना शुरू कर दिया। अभी 2 से 4 दिन ही गुजरे थे कि कानों में पीछे से आवाज पड़ी, राड़ों से घर में नहीं बैठा जाता। सुबह सुबह शक्ल देख लो तो सारा दिन खराब निकलता है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, स्वयं को ठीक भी लगेगा। मैंने डॉक्टर की बात पर अमल करते हुए पार्क में टहलने जाना शुरू कर दिया। अभी 2 से 4 दिन ही गुजरे थे कि कानों में पीछे से आवाज पड़ी, राड़ों से घर में नहीं बैठा जाता। सुबह सुबह शक्ल देख लो तो सारा दिन खराब निकलता है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, मन हुआ कि कहने वाले का मुंह नोच लूं और पूछूं, तेरे घर में कोई राण नहीं है क्या? खून का सा घूंट पीकर घर लौट आई। मैंने घूमने जाने की दिशा बदल दी, माथे पर छोटी सी बिंदी लगानी शुरू कर दी, जिससे किसी की निगाह एकदम सूने माथे पर ना पड़े, लोग एकाएक विधवा समझकर नफरत ना करें। अभी 5 से 10 दिन ही गुजरे थे कि फिर आवाज गूंजी, फांस लिया होगा किसी यार को, रड़ुआ तो बहुतेरे सो जाए, राणो सोने दो तब न। 4 से 5 लोग ये कहते हुए मेरे पास से गुजर गए। मुझे पागलपन का दौरा पड़े या किसी से कुछ कह बैठूं, मैंने घूमने जाना ही बंद कर दिया। जितना होता अपने लॉन में ही घूम लेती। अब हुआ शुरू शादियों का सीजन, कहीं गोद भरी जा रही थी और कहीं रिश्ते पक्के हो रहे थे। 3 से 4 घरों से मेरे यहाँ भी मिठाई आई। शुरू में मैंने गौर नहीं किया, लेकिन बाद में नोट किया कि मिठाई या फल के केवल 3 फीस ही मेरे यहाँ भेजे जाते। ऐसा क्यों? ये 3 का अंक मुझे भी भारी पड़ने लगा। मुझे पल पल एहसास कराया जाता कि मैं विधवा हूँ। जिन्होंने मिठाई के 3-3 फीस रखे, उनके शादी के निमंत्रण पत्र लेने से मैंने इनकार कर दिया। वह लोग जो अपने यहाँ उत्सव में आने के लिए बार बार कहते थे, अब बिना कुछ भी कहे निमंत्रण पत्र पकड़ा कर चल देते। मैं समझती हूँ वह बुलाना नहीं चाहते, निमंत्रण पत्र देना उनकी मजबूरी है। कभी जो महिलाएं अपने घर आने का बार बार इशारा करती थी, अब एक बार भूले से भी नहीं कहती। क्या मैं उनके पतियों को छीन लाऊंगी या मैं मेरा छाया पड़ने से मेरी तरह हो जाएंगी? यह दशा केवल मेरा ही नहीं है, मेरी जैसी जाने कितनी विधवाओं का है। अभी तो जाने क्या क्या झेलना है और अपने दर्द को शब्दों में पिरोना है। तुम्हारे जाने के बाद मानसिक धरातल पर जो भोग रही हूँ, उसका एक एक शब्द कलमबद्ध करने बैठ गई हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी और सुहागिन थी, किसी की निगाह में अपशगुनी नहीं थी। तुम ठीक कहते थे, मेरे ना रहने पर तुम याद करोगी। सच है कि सामने रहते व्यक्ति को कहाँ याद किया जाता है, जब आदमी सामने नहीं रहता तभी याद किया जाता है। पर सच यह भी है, मुझे कभी नहीं लगता कि तुम्हारे बिना रह रही हूँ। अभी भी लगता है तुम यूं ही चुपचाप सोफे पर बैठे हो। मैं अखबार की मुख्य खबरें बोल बोल कर तुम्हें सुनाती रहती हूँ। तुम्हारे समय पर ही तुम्हारी पसंद का खाना डाइनिंग टेबल पर लगाती हूँ।
और तुमसे कहती हूँ, भोजन ग्रहण करो। पहले भी कभी तुमने नहीं कहा कि अपना भी खाना लगा लो, साथ साथ खाएंगे। मैं एक एक फुल्का गर्मा गर्म सेक कर देती रहती। अब भी कोई कहने वाला नहीं है। गले में कुछ अटकते अटकते रह जाता है। शाम को तुम चुपचाप टीवी देखते रहते, मैं भी चुप बैठी रहती। आज भी चुप बैठकर देखती हूँ। पहले भी तुम सालों दीवान पर सोते रहते और मैं अकेली डबल बेड पर। तुम पास रहकर भी दूर रहे, पर नजरों के सामने रहे। आज नजरों के सामने नहीं हो, सिर्फ इसी फर्क ने जीने का अंदाज बदल दिया। मुझे दुख पहुंचाकर तुम्हें सुकून मिलता था ना, अब भी मिल रहा होगा। मेरा जीवन ही दुख का नाम है। दुख के जाने कितने रंग बदलेंगे। तुम हमेशा मुझसे 10 से 15 कदम आगे चले और अब भी आगे निकल गए। मैं तुम्हारे पदचिन्ह देखती पीछे रह गई। क्यों कभी तुमसे आगे नहीं चल पाई? साथ तुम चले नहीं। लगता नहीं कि तुम्हें साथ छोड़े इतना वक्त हो गया। लगता है अभी कल की ही बात है। कई बार तुम्हें दवा देने का ख्याल आता है। खूंटी से तुम्हारे गंदे कपड़े उतारने को हाथ बढ़ाता है। घर में सब तुम्हारी पसंद का था, अभी भी है। मेरी पसंद को केवल किताबें हैं जिन्हें पलटती रहती हूँ। अब ना तुम्हारे लौटने का इंतजार है, ना तुमसे घड़ी घड़ी फोन करके पूछती हूँ कि घर कब आ रहे हो। मैं कितनी भी देर से लौटूं, अब कोई नहीं कहता। बड़ी देर कर दी। घर तो तभी घर लगता है जब कोई इंतजार करने वाला हो। लौट कर आने का आनंद भी तभी आता है जब कोई उलाहना दे। दीवारें उलाहना नहीं देती, इंतजार भी नहीं करती। मत लौटो, मौन बनी रहती है मेरी तरह।